हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एसडी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग डीडीयू के बीएससी थर्ड सेमेस्टर के इन टर्म में पूछे गए केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे, और ये भी देखेंगे कि पेपर किस लेवल का आया था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए चेंज टू द प्रोडक्ट द T1/2 वैल्यू इज 100 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट वर्सेज हाफ लाइफ पीरियड के बीच हम लोग रिलेशन जानते हैं, वो है आपका k इज इक्वल टू, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, k इज इक्वल टू 0.693/T1/2। हियर t की वैल्यू आपको मेंशन है 0.693, t आपको दिया है आपको 100 सेकेंड। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0.693 इंटू 10 के पावर -2 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे 6 को, इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं हम लोग 6.93 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट का सीज करेक्ट है, 6.93 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे, इट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट दिया है तो आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हम रेट कांस्टेंट की जो यूनिट जानते हैं वो होता है आपका मोल लीटर के पावर, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे लीटर में न देखे बल्कि डेसीमीटर क्यूब में दिया है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मोल डेसीमीटर -3 के पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n जो होता है वो रिएक्शन का ऑर्डर होता है। पहले n फाइंड आउट कर लेंगे, n की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 2 + 1/2 इज इक्वल टू 5/2। अब इस मामले में n के स्थान पे 5/2 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा फॉर्मूला में, मोल डेसीमीटर -3 होल के पावर 1 - 5/2 इंटू सेकेंड के पावर -1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मोल डेसीमीटर -3 के पावर आ जाएगा -3/2 इंटू सेकेंड के पावर -1। 3/2 से -3/2 से आप होल के पावर लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मोल के पावर -3/2 डेसीमीटर के पावर माइनस प्लस हो जाएगा 9/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके आपका इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी। तो सेकंड का डी करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीडो यूनी मालिकुलर रिएक्शन। तो सीडो यूनी मालिकुलर रिएक्शंस की बात करें तो एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O इज अ एग्जांपल ऑफ यूनी मालिकुलर सीडो यूनी मालिकुलर रिएक्शंस। जबकि अगर बेसिक मीडियम में कहेंगे तो ये इसका मालिकुलरिटी 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें OH का भी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है थर्ड का बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल 40 मिलीग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ द कार्बन 14 हाफ लाइफ पीरियड इसका दिया है 5760 ईयर्स बी रिड्यूस टू द 10 मिलीग्राम। तो रेडियोएक्टिव जो डीके होता है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, तो पहले हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 0.693, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड आपको दिया हुआ है 5760 ईयर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.2 इंटू 10 के पावर -4 आपका ईयर्स इनवर्स आपको के मिल गया। अब नाउ हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टी इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं 2.303/k इंटू लॉग n0/nt। यहाँ पे 2.303 के की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 1.2 इंटू 10 के पावर -4 लॉग n0 40 दिया है डिवाइड बाई 10। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11,520। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट 5 की बात करेंगे, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए चेंज टू द प्रोडक्ट हाफ लाइफ पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच आपका रिलेशनशिप पूछ रहा है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 5 का एक करेक्ट ऑप्शन है।
फॉर विच फैक्टर फेवर द रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपका जो इक्विलिब्रियम है इसमें कौन सा फैक्टर्स रिवर्स डायरेक्शन बढ़ाएंगे कि रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन इक्विलिब्रियम प्रोसीड कर जाएगा। तो 6 का ए करेक्ट ऑप्शन है। कंसंट्रेशन अगर सी का इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो 6 का ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ द केमिकल पोटेंशियल। तो चलिए केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी केमिकल पोटेंशियल्स है। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की बात करेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है इंथैल्पी चेंज मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस को जो मिक्स करेंगे तो इंथैल्पी में क्या चेंजिंग है, रिलेशन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं आइडियल गैस को जब मिक्स करते हैं तो डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग की भी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 8 का ए होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब आइडियल गैस को आप मिक्स करते हैं तो डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू कितनी होती है और डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू कितनी होती है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस। टू एस्टिमेट डेल्टा जी ऑफ अ प्रोसेस द करेक्ट रिलेशन बताना है, जी एच और एस के बीच आप करेक्ट रिलेशन बताना है। तो ये क्लास 12th का क्वेश्चन है। डेल्टा जी इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशनशिप है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 9 का सी सही है। सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन, ये भी आपको 12th में ही मिल जाएगा क्वेश्चंस। डेल्टा जी नॉट और के के बीच आपका के पी के बीच रिलेशनशिप होता है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी इंटू एल एन के पी। तो नाउ वी आर फाइंड के पी इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस डेल्टा जी बाई आर टी, डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। तो 10th का करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 11 की बात करेंगे, गिब्स फेज रूल इक्वेशंस। इसमें गिब्स फेज रूल इक्वेशन कौन सा करेक्ट है, तो हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी माइनस पी प्लस 2। तो 11 का सी करेक्ट है। व्हाट इज अ क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी इंटू वी टू माइनस वी वन। नाउ हमें देखना है कि प्रोसेस क्या है। एस टू वी यहाँ पे एफ फ्यूजन्स है, वी वेपराइजेशंस है। तो हमारा यहाँ पे सॉलिड लिक्विड से आपका कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। तो वी एफ एल वी एफ एस, तो एस इज़ द फाइनल वॉल्यूम। इस केस में आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा एच एफ डिवाइडेड बाई टी वी एस माइनस वी एल। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन ई। 13 की बात करेंगे, इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो ग्लेशियर ए पे एट द टॉप एंड बी एट द बॉटम है। तो फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम की बात करेंगे तो ए आपका ए पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, बी पे टेम्परेचर कम होगा। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मेनी फेजेस कैन को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम एट द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम। सल्फर सिस्टम की बात करेंगे तो सल्फर में हमारे 4 फेजेस होते हैं, लिक्विड, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल। तो यहाँ पे हमारे 4 में से 3 जो होते हैं फेजेस एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। मैक्सिमम 3 फेजेस एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अगर चारों की बात करेंगे, अगर चारों एग्जिस्ट करेंगे तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम फेज रूल डायग्राम, फेज रूल इक्वेशन से निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि सल्फर सिस्टम 1 कंपोनेंट सिस्टम के एग्जांपल अगर आपने 4 फेज को कोएग्जिस्ट कर दिया इक्विलिब्रियम में तो सॉल्व करेंगे कितना जाएगा नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैक्सिमम 3 फेज कैन एग्जिस्ट इन द को इक्विलिब्रियम। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस। द डेंसिटी ऑफ हीलियम गैस विल बी हाईएस्ट एट। तो डेंसिटी किस पे हाईएस्ट होगा, वो कंडीशन दिया, टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं। तो पहले हम रिलेशन निकालते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन इंटू आर टी होता है। P इज इक्वल टू हम कहेंगे तो यहाँ से ना P इज इक्वल टू कहेंगे तो N बाई वी इंटू आर टी। एन बाई वी को D लिख सकते हैं आप, D आर टी हो जाएगा। तो D इक्वल टू कहेंगे
तो P by RT मीन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द फेवरेबल इन ऑप्शन सी। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, जिसपे हीलियम की मैक्सिमम डेंसिटी होगी। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 की बात करेंगे। द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ मीथेन गैस at a given temperature is twice than that of an unknown gas. What will be the molar mass of this unknown gas? So we know that the diffusion is inversely proportional to under root of molar mass. तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो d1 बाई d2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 बाई m1। तो यहाँ पे दिया है डिफ्यूजन ऑफ मीथेन ट्वाइस है, तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 आपको फाइंड आउट करना है। इसको हमने x मान लिया। m1 मीथेन है, मीथेन का आपका मोलर मास होता है CH4 की बात करेंगे 12 + 4 मतलब 16। तो x इक्वल टू निकालेंगे तो 4 × 16 इज इक्वल टू 64। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 16 का बी करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ़ द मीन वेलोसिटी ऑफ अ परफेक्ट गैसेस मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज द 0.4 मीटर पर सेकेंड, द मीन वेलोसिटी एट द 927 डिग्री सेल्सियस इज। तो मीन वेलोसिटी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। तो v1 बाई v2 की बात करेंगे तो अंडर रूट t1 बाई t2 मेंशन है। v1 आपको 0.4 दिया है, v2 आपको फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर्स में यहाँ पे 20 केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो T1 हो जाएगा 300 और T2 हो जाएगा आपका 1200। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 बाई V2 इज इक्वल टू 1/2। तो V2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द प्रोडक्ट ऑफ P इंटू वी ऑफ अ गैस हैज़ अ सेम यूनिट। P इंटू वी जो होता है वर्क डन होता है, तो वर्क डन की जो यूनिट होती है जूल और एनर्जी की भी यूनिट होती है जूल। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है डी है। द वैल्यू ऑफ वंडरवल कांस्टेंट इज मैक्सिमम। तो वंडरवल कांस्टेंट ए जो होता है वो अमोनिया की बात करेंगे, तो चूंकि ये पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है, तो इसलिए ए की वैल्यू अमोनिया के लिए ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो 19 का सी इज़ करेक्ट ऑप्शन है। द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस इज़ 1। तो आइडियल गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होती है 1 होती है। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। 21 की बात करेंगे। हीलियम हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज हैज़ मिनिमम पोलराइजेबिलिटी। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन सी है। 22 की बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो क्यू इनटू डी। यहाँ पे ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 23 की बात करेंगे। नियोपेंटीन हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन द नॉर्मल पेंटेन। तो आपसे पूछ रहा है नियोपेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट क्यों नॉर्मल पेंटेन से कम होती है। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि नॉर्मल पेंटेन्स इज अ लीनियर एंड हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन बी। 24 की बात करेंगे। फॉर फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इस तरीके इसका स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल द पैरानाइट्रोफिनॉल इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 25 की बात करेंगे। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहा है। पहला देखते हैं स्टेटमेंट, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज हाईएस्ट। यस, गैस को आसानी से कंप्रेसिबिलिटी हाई होता है, क्योंकि उसको हम प्रेशर लगा के आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद गैसेज हैज़ अ मैक्सिमम एंट्रोपी। यस, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाईएस्ट फोर्स ऑफ, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो सी एन इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड्स। बाकी सारे आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स है। ऑक्सिलेट आयंस भी आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स है, और ये एथिलीन डाइमीन भी और डाइमेथिल ग्लाइसिनेटो आयंस भी आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन एक्ट एज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड जो होता है वो NO2 एक्ट एज अ
एम्बीडेंट लिगेंड, यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन भी मेटल को लिगेंड्स की तरह डोनर एटम की तरह काम करेगा। 28 की बात करेंगे, हाउ मेनी आयंस आर द प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ CONH3 6Cl3। तो अगर मैं इसको वाटर की बात करूँगा तो इसमें आपके कितने आयंस प्रोड्यूस करेंगे, तो एक तो कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा और 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Cl का, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो होंगे 4, तो 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 28 का ए करेक्ट है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इन दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स दिया है यहाँ OS होना चाहिए, तो OS का ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ये +3 में है, तो 29 का करेक्ट ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले कॉम्प्लेक्स कौन से ज्योमेट्री प्रेजेंट नहीं करते, क्यूबिक प्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक प्रेजेंट करते हैं, अक्ट्राहेड्रल प्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका डोडेकाहेड्रल भी आपके प्रेजेंट करते हैं 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। 31 की बात करेंगे, विच वन आउट ऑफ फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशंस इन fit from paramagnetic for paramagnetic NiCl4 2- आयन। तो हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है, तो NiCl4 2- की बात करेंगे तो Cl जो है वो वीक लिगेंड्स है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करेंगे। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। अब हम 32 की बात करेंगे, तो इसमें लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर Ti2+ कॉम्प्लेक्सेज। तो Ti की बात करेंगे, Ti2+ में D2 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे T2g और Eg में, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो होता है -0.4 × 2 = -0.8। अब इसे DQ में करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 8 - 8 DQ। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। Now we discuss the next question 33. Which of the following ligands will produce highest CFSE in octahedral complex if the central atoms is same? तो हाईएस्ट CFSE वैल्यू जो होता है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड NO2- के कारण होता है, और इसका आप लोग क्या कहते हैं एक सीरीज़ होता है, उस पर NO2 जो है इन बाकी लिगेंड्स के कंपेयर में आगे है, हाई होता है, तो इसलिए इसका इस लिगेंड्स के केस में सेम मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई CFSE वैल्यू शो करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NO2-। 33 का जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 34 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स विल हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो D5 की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो T2g और Eg की बात करेंगे, तो Eg और T2g में यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी इसमें आपके बाकी किसी भी केस में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए D5 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे उस केस में हाई मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका 34 का करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसडायरेक्टिंग लिगेंड, तो ट्रांसडायरेक्टिंग लिगेंड्स का भी एक ऑर्डर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है आपका C2H4 का। C2H4 के बाद आता है आपका Cn-, फिर Cn- के बाद आपका आता है CO के बाद NO। इस तरीके आपका ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ट्रांसडायरेक्टिंग लिगेंड्स जो होता है वो C2H4 होता है। विच वन इन द ग्राउंड स्टेट टर्म्स आपको बताना है D5 कॉन्फ़िगरेशन जब फ्री मेटल्स आयन होंगे। तो D5 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो टर्म सिंबल लिखते हैं उसके लिए लगते हैं L 2s+1 और J। यहाँ पे पहले हम L निकालेंगे, तो D5 की बात करेंगे तो D5 के केस में L की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, तो 0 की बात करते तो S आएगा टर्म्स, और S की वैल्यू निकालेंगे तो S आएगा, मतलब इसके लिए S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5/2, तो 2s+1 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका
5/2 2 इंटू 5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6, इज इक्वल टू आपको 6 मिल जाएगा। तो इसका टर्म्स आ जाएंगे S6, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन है सी। नाउ डिस्कस द 37 क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पॉसिबल फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम P2 की बात करेंगे तो P2 कॉन्फ़िगरेशन में जो L की वैल्यू होती है D पॉसिबल है, क्योंकि +1 0 -1। अगर मैं L की बात करता हूँ तो L जो हो सकता है वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, L0 भी हो सकता है, S टर्म्स भी आ सकते हैं, L1 भी हो सकता है, मीन P टर्म्स भी आ सकते हैं, L की वैल्यू 2 भी हो सकता है, तो D, तो टर्म्स हमारे SPD हो सकते हैं, लेकिन F पॉसिबल नहीं है, क्योंकि F होने के लिए हमें L की वैल्यू 3 आनी चाहिए। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है, जो नहीं पॉसिबल है, वो है F। तो ऑप्शन 37 का C इज अ करेक्ट ऑप्शन। लेपर्ड फॉरवर्डिंग ट्रांजिशंस गवर्नड बाय द, तो लेपर्ड के लिए डेल्टा L की वैल्यू +-1 और डेल्टा S इज़ 0, स्पिन के लिए डेल्टा S इज़ 0। तो ये दोनों, इसमें से कौन सा ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर क्रोमियम 3+ आयन। तो Cr3+ आयन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो D3 होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे √n(n+2bm), n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 × 5 इज इक्वल टू √15bm, या इसी लिख सकते हैं आप लोग 3.87 bm। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज क्विंस्ड फ्रॉम द फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑर्बिटल किस में नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, तो अगर हमारा डिस्ट कॉन्फ़िगरेशंस में अगर T2G अनसिमेट्रिकल है, अगर T2G अनसिमेट्रिकल है तो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूट होता है। तो इन सभी में T2G अनसिमेट्रिकल है तो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होगा, जबकि पहले ऑप्शन में ईजी अनसिमेट्रिकल है, जिसके कारण ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। तो क्वेश्चंस जो था, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था, एग्जामिनर ने अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे। और ये क्वेश्चंस केवल बीएससी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप वेरियस एग्जामिनेशंस में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो ये पीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चंस। तो अगर आप ये क्वेश्चंस, इस पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत से कॉम्पिटिशन्स में ये पेपर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियोस आपका बेसिक केमिस्ट्री पे, बेसिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसके भी आपको आंसर इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स।